Yes, we are live now. गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आइए, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन क्लास 12 का। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए फंक्शन होता क्या है। हम्म ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था। फंक्शन से सीधी लैंग्वेज में अगर आप बात करिए, 11th क्लास में क्या पढ़ा थे, कोई सेट ए है, ये अगेन कोई सेट बी है। सेट ए के हर एक एलिमेंट के एक यूनिक इमेज यहाँ पे होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी। आइए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए फंक्शन के सीधे सीधे से मतलब है, ये कोई मशीन है, ये मशीन एक फंक्शन है। ठीक है, अगर यहाँ पे इनपुट करा रहे हैं, देखिए इनपुट जो भी आप डोमेन इनपुट कराते हैं उसे क्या बोलते हैं, डोमेन। यहाँ से आपने ये इनपुट कराया और ये आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब ये मशीन, ध्यान से देखिएगा, अगर ये मशीन सिंगल टास्क मशीन होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आउटपुट दो एक साथ दे रहे हो। नहीं, अगर दो आउटपुट एक साथ मिल रहे हैं मीन्स वो मशीन क्या है, फंक्शन नहीं है। जैसे ये मशीन है आपके पास और यहाँ पे दो आउटपुट आ रहे हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो ये मशीन आपकी फंक्शन नहीं है। जो आप इनपुट कराएंगे उसे क्या बोलेंगे, डोमेन। लेकिन अगर सिंगल आउटपुट टास्क मशीन है तो उसे बोलेंगे वो मशीन इज अ फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। तो 11th क्लास में हम लोगों ने यही सीखा था, कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, सेट ए है और सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट कुछ ऐसे हैं ए बी सी डी, इधर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या कहा गया हमने, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी। मतलब ये हो गया कि हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन होना चाहिए और एक यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, एक एलिमेंट की दो इमेज आ जाए। नहीं, ये नहीं पॉसिबल है। आप याद रखने के लिए फनी वे में ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये सेट ऑफ सन है और ये क्या है, सेट ऑफ फादर है। ठीक है, अब बताइए हर सन के एक फादर, हर सन के एक फादर, क्या ऐसा कभी पॉसिबल है क्या, एक सन के दो फादर? नहीं, ये नहीं पॉसिबल है आपका ना। तो आप क्या बोलेंगे, ये फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन में जो आप इनपुट कराते हैं विच कॉल्ड डोमेन, डोमेन इज ऑल वैल्यू गो इनटू द फंक्शन। मीन्स फंक्शन में जो वैल्यू आप इनपुट करा सकते हैं इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। रेंज क्या होती है, जो सिंगल टास्क मशीन है, रेंज ऑफ ऑल द वैल्यू कम आउट ऑफ ए फंक्शन। रेंज मीन्स जो भी आउटपुट आ रहा है मशीन का वो कहलाता है आपका रेंज। देखिए लिखने का वे क्या है, एफ सच दैट ए टू बी में सेट ए क्या है, डोमेन है, सेट बी क्या है, कोडोमेन। जो एक्चुअल में इमेज आती है वो क्या बनती है, आपकी रेंज। ठीक है, अब आइए अगेन एक बार ध्यान से डिफिनेशन समझिए। कोई भी रिलेशन है एफ सच दैट ए टू बी इज अ फंक्शन, कोई भी रिलेशन है उसे आप फंक्शन कब बोलेंगे, इफ एवरी एलिमेंट इन ए, क्या बोला, सेट ए के एवरी एलिमेंट, कहाँ पे, सेट ए इधर है ना आपका, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट विथ एग्जैक्टली वन इन बी। मतलब एग्जैक्टली वन इन बी का मतलब ये हो गया कि हर एक एलिमेंट, एक ही एलिमेंट दो के साथ यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताइए पहला पार्ट, यहाँ पे वन सभी एलिमेंट का एसोसिएशन तो है, लेकिन वन की देखिए दो इमेज आ रही है ना, एक बार वन टू पे एक बार थ्री पे। आप ऐसे भी देख सकते हो, जो भी आपको हमने बताया था। ये क्या है, सेट ऑफ सन। ये क्या लर्न किया था आपने, सेट ऑफ फादर। अब आप बताइए सेट ऑफ सन और सेट ऑफ फादर, क्या कभी ऐसा हो सकता है एक सन के दो फादर? जी नहीं, नॉट पॉसिबल ना। यहाँ पे बताइए एवरी एलिमेंट का एसोसिएशन है,
1 की इमेज 2 पे जा रही है, 3 की इमेज 2 पे जा रही है। हाँ जी, ये पॉसिबल है। सिंगल एलिमेंट की 2 इमेज नहीं पॉसिबल है। आप बोल सकते हैं एक सन के 2 फादर नहीं हो सकते, बट 2 एलिमेंट की एक यूनिक इमेज पॉसिबल है। मीन्स 2 सन्स के एक फादर के 2 सन हैं। तो ये आपका फंक्शन है। इसे बताइए, ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या बोलेंगे, नॉट अ फंक्शन। एलिमेंट 3 इन ए इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट इन बी। मतलब हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं, अ फंक्शन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट बी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए एक आपको और सिखाते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। देखिए वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, कभी भी अगर ग्राफ पता है आपको, अगर ग्राफ में एक वर्टिकल लाइन ड्रा करिए, अगर वो लाइन 1 पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। देखिए अगर ये कोई ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ वर्टिकल लाइन केवल 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ना, कोई भी ग्राफ, जैसे आप ये एलिप्स की इक्वेशन ले लीजिए, आपसे ये पूछे कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करिए। अगर ये 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो फंक्शन है, अगर मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया मींस दिस इज अ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ग्राफ बना हुआ था और ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गया ना, मींस ये फंक्शन नहीं है। चलिए एक दो और एग्जांपल बताइए आप, ये फंक्शन है या नहीं। ये एक रिलेशन डिफाइंड था, बताइए 2 की इमेज 1 पे जा रही है, हाँ जी, 3 की इमेज 1 पे जा रही है, 4 की इमेज 2 पे जा रही है। अब आप बताइए ये फंक्शन है या नहीं। हाँ जी ये फंक्शन है। क्यों? आप ब्रांड आप ऐसे देखना चाहते हैं सेट ऑफ सन सेट ऑफ फादर से, तो क्लियर हो रहा है। दो एलिमेंट की एक इमेज पॉसिबल है, इमेज दो सन्स के एक फादर है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि 2 की यहाँ पे 2 इमेज दे दिया है ना इन्होंने, मतलब ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन है हर सन के हर एक फादर या हर फादर के एक सन। ठीक है ना, ये वाला फंक्शन क्यों नहीं था, हैज टू वैल्यू, मतलब 2 आपको 2 आउटपुट दे रहा था, तो ये फंक्शन नहीं है। चलिए एक और बताइए, यहाँ पे देखिएगा 2151, ध्यान से देखिएगा ये वाला पार्ट, क्या बोला गया, 2151 81 14 एंड 17 हाँ जी, डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है ना, मतलब एवरी एलिमेंट की एसोसिएशन होना चाहिए और एक यूनिक इमेज। हाँ जी यूनिक इमेज है सभी की वन, मतलब आप ऐसे देखिए ये सेट ऑफ सन है, ये सेट ऑफ फादर है, फादर का नाम 1 है और ये सारे इनके सन है। चलिए ये बताइए ये वाला पार्ट बोलिए अब आप, यहाँ पे 1 3 1 2, अब आप बताइए 1 की इमेज 3 पे, 1 की इमेज 5 पे, यही लिखा हुआ है ना, 1 की इमेज 3 पे, 1 की इमेज 5 पे, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए आइए डोमेन की बात कर लेते हैं। देखिए डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है। डोमेन का सिंपल सा मतलब आप ये समझिए, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यू ऑफ एक्स, set of all those values of x for which function is defined। x की वो सारी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या हो रहा हो, आपका डिफाइंड हो रहा हो। मतलब क्या हुआ, जैसे हम आपसे कहीं फंक्शन डिफाइन की बात कैसे करते हैं, जैसे आपसे हम कहें एफ एक्स इक्वल टू 1/x-1। अब बताइए x1 को छोड़ के हर वैल्यू यहाँ पे ले सकता है, क्योंकि 1 पे क्या हो रहा है बताइए, 1 पे इनफाइनाइट हो जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इसके अलावा सब कुछ पॉसिबल है।
तो कभी भी देखिए अगर कोई भी फंक्शन f बाई जी टाइप में दिया है तो पहले ही डिफाइन तो आप बात करेंगे g की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जैसे ही आपने कहा कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, दिस मीन्स x माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, यहाँ पे वन नहीं हो सकती। तो आप रियल नंबर से एक पॉइंट को माइनस करा दीजिए और वो पॉइंट क्या है आपका वन। ठीक है, कोई भी, जैसे अब अगर आपको कोई फंक्शन रूट एफ एक्स टाइप में दिया है, इसका डोमेन आप निकालना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर एफ बाई जी टाइप में दिया है, अब बताइए डिनोमिनेटर को क्या बोलेंगे आप, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए अब इसका डोमेन बताइए, क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है एक्स के लिए? नहीं, एक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर वैल्यू ये ले सकता है, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे y इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, 2x प्लस वन, ये आपने ग्राफ बना दिया। x टेक ऑल रियल नंबर, फंक्शन आउटपुट इज ऑल रियल नंबर, मतलब ये हुआ डोमेन हर वैल्यू आप ले सकते हैं, आउटपुट में y की हर वैल्यू आ सकती है, तो डोमेन भी रियल नंबर है एंड रेंज भी रियल नंबर। चलिए कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। पहला टाइप देखिए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये हो गया कि जिनकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है। अ रियल नंबर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के, जैसे अगर हम आपसे कहें एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू एक कांस्टेंट नंबर है ना, इसका मतलब क्या एक्चुअल में, मतलब ये हुआ कि कोई भी पॉइंट लीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा टू होना चाहिए, वाई क्या होना चाहिए, कुछ भी रहे। जैसे यहाँ पे लीजिए ये पॉइंट क्या हो गया, टू कॉमा जीरो, यहाँ पे लीजिए टू कॉमा समथिंग, तो एक्स इक्वल टू टू का ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल जाएगा। जैसे हम आपसे कहें y इक्वल टू थ्री बताइए, x इक्वल टू टू का मतलब ये हो गया कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखिए ऑलवेज आपका टू है। y इक्वल टू थ्री का मतलब हो गया एक आपने ग्राफ बनाया और ये डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा कहीं से भी लीजिए वो क्या होनी चाहिए, 3 यूनिट। ठीक है, चलिए अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, ये आप बेसिक वही जो जानते हैं, कोई दो फंक्शन को ऐसे प्लस किया जा सकता है, माइनस इनटू डिवाइड एंड अल्फा ऑफ एफ एक्स। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन देखिए क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स, इसका मतलब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे, मतलब ये हुआ, देखिए इधर मॉड एक्स की डिफिनेशन क्या कहती है आपकी, अगर एक्स आपने पॉजिटिव ले लिया तो ये प्लस एक्स आता है ना, तो मॉड एक्स बाई एक्स था, अगर आपने पॉजिटिव एक्स लिया तो मॉड एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स, एक्स बाई एक्स क्या हो जाता है, वन। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप ले रहे हैं उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, वन। जीरो पे क्या है, जीरो लेस देन, देखिए एक्स की अब ग्राफ समझिए, एक्स की कोई वैल्यू ले रहे हैं, देखिए आउटपुट पे तो आपको वन ही दिख रहा है ना, एक्स की कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, वाई पे आउटपुट आपको वन दे रहा है, जीरो पे क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे लेस देन नंबर है, आउटपुट में अभी क्या दिख रहा है आपको बताइए, माइनस वन, आउटपुट में अभी क्या दिख रहा है, माइनस वन, आउटपुट में यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस वन। अगर इसके डोमेन रेंज की बात करनी हो तो डोमेन क्या बन गया, रियल नंबर, और रेंज क्या आ गया, माइनस वन, वन एंड जीरो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आई समझ लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का सीधे से मतलब है, इसका नोटेशन ये वाला ब्रैकेट होता है, अगर इसके अंदर आपने कोई भी इंटीजर इनपुट कराया, क्या कहा गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोटेड बाय दिस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स ऑलवेज इंटीजर, मतलब ये हुआ कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू पूछा जाए तो आप आंसर क्या बोलेंगे, टू। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फाइव पूछा जाए तो आप आंसर क्या बोलेंगे, फाइव। लेकिन कोई भी डेसिमल नंबर पूछा गया, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5 पूछा गया, तो देखिए यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे 1.5,
अगर ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, मीन्स इंटीजर नहीं है, तो जिस भी पॉइंट पे पूछा गया ना आपसे, उसके लेफ्ट साइड में नियरेस्ट जो भी इंटीजर प्रेजेंट है वही उसका आंसर है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9 पूछा जाए तो 2.9 के जस्ट लेफ्ट में इंटीजर क्या प्रेजेंट है आपका 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5.6 पूछा जाए, अब बताइए किधर यहाँ पे -3 है, -4 है, -5 है, इधर आएगा -6। -5.6 इधर आया ना कहीं, इसका लेफ्ट इंटीजर क्या दिखा, -6। अगर हम आपसे पूछें -0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए, -0.3 तो कहीं इधर आएगा ना, इसके लेफ्ट में इंटीजर कौन सा प्रेजेंट है आपके पास, -1। सीधा सा फंडा है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीजर पूछा जाएगा तो आउटपुट में आंसर क्या आएगा, इंटीजर। कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट भी उसके साथ है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नियरेस्ट इंटीजर प्रेजेंट है वही आपका क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला टाइप आप सीखेंगे 1 ये इसी को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। कोई भी फंक्शन x such that a to y is said to be 1 if different element of x has different f image in y। अभी देखो, आपने जब फंक्शन की डिफिनीशन पढ़ी थी, फंक्शन की डिफिनीशन में क्या था, every element of set a have a unique image in set b ना। बट यहाँ पे क्या कहा गया कि सेट ए के हर एलिमेंट की जो भी पहली बात तो फंक्शन होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट की इमेज जो होनी चाहिए वो बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। सीधा सा फंडा ये है, एक की तीर केवल एक को ही लगे, 1 की तीर किसको लग रही, ए को, 2 की किसको लग रही, बी को, 3 को किसकी लग रही, डी को, 4 सी। एक तीर अगर एक को लग रही है तो वो 1 फंक्शन है। ठीक है। मैथमेटिकली दिखाने का क्या वे है, जो आप एग्जाम में करके दिखाएंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू x, fx1 इक्वल टू fx2 आप लेके चलेंगे, क्या कहा हमने, और दिखा क्या देंगे, x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब पता है क्या है, मतलब ये हुआ कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी दो ले लिया आपने, fx1 f2, अगर ये इक्वल हैं, इधर भी अगर इक्वल आ गए, इसका मतलब ये 1 रहा होगा, ये दोनों डिफरेंट नहीं रहे होंगे, सेम रहे होंगे। फिर से देखिए, आपको क्या दिखाने का तरीका है, fx1 इक्वल टू fx2 आप लेके चलेंगे और क्या दिखा देंगे, x1 इक्वल टू x2। ठीक है, तो ये फंक्शन बन जाता है 1 फंक्शन। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए बस। 1 का जस्ट कन्वर्स क्या बन जाता है, मैनी 1 में क्या था, एक तीर एक को लगे, यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट एक एलिमेंट को तो दो तीर जरूर लगनी चाहिए, मस्ट है। क्या बोला गया, अ फंक्शन f such that a to b is said to be many 1 if and only if, आई डबल एफ की मीनिंग होती है if and only if two or more different element in a have same f image in b। वही जो भी हमने बताया आपको, कम से कम एक को तो दो एरो आपकी लगनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बनता है आपका, मैनी 1। चलिए आंटू की बात करते हैं। आंटू फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन आंटू तभी कहलाएगा जब क्या है, एवरी एलिमेंट y एफ प्री इमेज एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन x। मतलब क्या हुआ, हर एक एलिमेंट इधर अब देखिए, अगर a से b पढ़ते हैं तो अभी आप इमेज बोलेंगे, इमेज मीन्स क्या, 1 की इमेज 4 पे है, 2 की इमेज 5 पे है, 3 की इमेज 6 पे, 4 की इमेज 6 पे। अगर आप बी टू ए पढ़ेंगे ना, अब इमेज नहीं पढ़ना आपको, क्या पढ़ेंगे आप, प्री इमेज पढ़ेंगे। ठीक, 4 की प्री इमेज 1 पे, 5 की प्री इमेज 2 पे, 6 की प्री इमेज 3 पे एंड 4 पे। ठीक, कुछ ऐसा पढ़ेंगे आप, ये ध्यान रखेंगे। तो अब सिंपल कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो बी सेट है ना, इसके एक भी एलिमेंट
खाली नहीं होने चाहिए, हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन होना चाहिए, यहाँ पे एम्प्टी नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट ऑन टू कब होगा, जब रेंज और कोडोमेन क्या होंगी, इक्वल होंगी। रेंज मतलब जो एक्चुअल में आउटपुट है, कोडोमेन मतलब उसमें प्रेजेंट क्या था। यहाँ पे देखिए सेट y में कोडोमेन तो पूरा है आपके पास, कोडोमेन मीन्स क्या, 4 5 6 7, बट रेंज क्या है यहाँ पे बताइए, रेंज क्या है आपके पास, 4 5 एंड 7। तो यहाँ पे कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, मीन्स ये फंक्शन ऑनटू फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट, बाइजेक्टिव फंक्शन किसे बोलते हैं। अच्छा हाँ, इसके एक नाम और है, लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए एक बार। वन वन को कई बार हम लोग इंजेक्टिव भी बोल देते हैं। आंटू को कई बार आप सर्जेक्टिव बोल सकते हैं। अब कोई भी फंक्शन वन वन और आंटू दोनों हो तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे आप, बाइजेक्टिव फंक्शन। मीन्स क्या कहेंगे, a function f such that x to y is said to be bijective function if both 1 1 and onto, ठीक है, means every element of x has mapped with one element in y and no in y left out। हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन उधर भी होना चाहिए, इधर भी होनी चाहिए, और एक एरो केवल एक को लग रही हो, ठीक है। तो ऑनटू निकालने का जो तरीका है वो ऐसे है, कई बार आप रेंज नहीं निकाल सकते हैं, तो रेंज देखिए, रेंज निकालने का जो मेथड है, सपोज करिए एफ एक्स इक्वल टू दे दिया आपको 1/x-1, ठीक। एफ एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, y। यहाँ पे x की वैल्यू निकालिए इन टर्म ऑफ y। x की वैल्यू निकालनी थी इन टर्म ऑफ y। x की वैल्यू क्या बता दिया आपने, 1+y/y। जैसे आप डोमेन में बात करते हैं, x के डिफाइन की बात करते हैं, सेम कहानी आप रेंज पे किसकी बात करेंगे, y के डिफाइन की। तो यहाँ पे y डिफाइन कब होगा, जब y इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक, चलिए। ये एक दो एग्जांपल है, इसको समझिएगा अब आप बताइए ये बाइजेक्टिव है कि नहीं। हाँ जी, एक तीर सभी को एक लग रही है, मतलब क्या बोलते हैं आप, 1 1 तो है, ऑनटू भी है, क्योंकि कोडोमेन रेंज क्या दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं। एवरी एलिमेंट इन ए मैप्ड विद ओनली वन एलिमेंट इन बी हैज, ठीक है, नो एलिमेंट इन बी लेफ्ट आउट, ये बाइजेक्टिव है। ये बाइजेक्टिव नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए डी यहाँ पे एब्सेंट हो गया ना। अगर आपसे ये पूछा जाए ये 1 1 है कि नहीं, हाँ जी 1 1 तो है, बट ऑनटू नहीं है। जब ऑनटू नहीं है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 ऑनटू दोनों होना चाहिए ना, दैट इज नॉट ऑनटू, मींस ये बाइजेक्टिव नहीं है। चलिए यहाँ पे बताइए, 1 1 होने के लिए कभी भी दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो मींस बाइजेक्टिव नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए ये है, इसको आप दिखाएंगे कैसे। एफ एक्स इक्वल टू 2x लिखा हुआ है, मेथड जो दिखाने का वो क्या है, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, ठीक है, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। अब बताइए एफ एक्स वन का मतलब क्या हो गया, अगर एफ एक्स आपका 2x है तो एफ एक्स वन कितना आ जाएगा, 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या दिख गया आपके पास, x1 इक्वल टू x2। मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन क्या है बताइए, 1 1 तो है, ऑनटू नहीं है, ये बात कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप। तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, 2x। एफ एक्स के प्लेस में y पुट करा दीजिए, तो कितना आ गया 2x, x की वैल्यू क्या आ गई, y/2। अब देखिएगा ध्यान से, ठीक, ये आप ऐसे समझा रहे हैं आपको, देखिएगा x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं तो y कितना आएगा 2, x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो y 4। क्या यहाँ पे सेट n to n दिया था, यहाँ पे कोई ऐसा एक एलिमेंट पुट कर सकते हैं कि जो आउटपुट में आपका 3 आ जाए।
क्या यहाँ पे कोई एक नेचुरल नंबर आप पुट कर सकते हैं जिसका आंसर आपका आउटपुट में आंसर 3 आ जाए? तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि आप पुट तो केवल नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं ना। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि आप रीजन देंगे कि कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट समझते हैं। ये दिखाइए, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 नॉर ऑन2। तो पहले आप ऐसे दिखा दीजिए। 1 दिखाने के लिए क्या बोलेंगे आप? एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू मीन्स क्या बोलेंगे? x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करिए, a माइनस b एंड a प्लस b। दो रियल नंबर का डिफरेंस भी 0 हो सकता है, सम भी 0 हो सकता है। एक बार तो बोल रहे हैं आप x1 इक्वल टू x2, बट दूसरी बार क्या बोल रहे हैं? x1 इक्वल टू माइनस x2। बट दो बातें एक साथ आप कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, या नाइदर 1 नॉर ऑन2 दिखाना था ना, तो एक एग्जाम्पल भी सफिशिएंट होता है। रियल नंबर में एक ले लीजिए आप -1, एक ले लीजिए +1। यहाँ पे जब -1 पुट करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा? +1। +1 पुट करेंगे तब भी आउटपुट में क्या आएगा? +1। तो दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ गई ना, तो ये 1 तो नहीं है। ऑन2 के लिए क्या बताएंगे आप? रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर आएंगे ना। क्या इस साइड कभी नेगेटिव रियल नंबर आपको पॉसिबल है? जी नहीं, नेगेटिव रियल नंबर पॉसिबल नहीं है ना आपका। अगर ये नेगेटिव रियल नंबर पॉसिबल नहीं है तो ये फंक्शन ऑन2 कैसे होगा? मीन दिस फंक्शन इज नाइदर 1 नॉर ऑन2। ठीक है, चलिए आइए अब आप देखेंगे क्या? एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.2 और फिर करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज, क्योंकि 1.2 और मिसलिनियस देखिए। एक्सरसाइज 1.2 का एनसीईआरटी में शो दैट द फंक्शन आर स्टार मार्क कर रखा है, और स्टार मार्क की डेफिनेशन उसने बोली है कि आर स्टार जो है वो होता है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नेचुरल नंबर्स, यानी कि -∞ से इनफाइनाइट एक्सेप्ट 0। ठीक है, ये लिखा हुआ है आर स्टार। और ये बोला डिफाइंड बाय एफ इज इक्वल टू 1/x, है ना। इस 1 एंड ऑन2 ये शो करना है कि 1 और ऑन2 है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करें? ऑन2 शो कर देते हैं, रेंज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन का रेंज निकालो। रेंज निकालने का तरीका क्या होता है भाई? एक्स क्या रखा अपन ने, इसका डोमेन देखो। फंक्शन का डोमेन क्या? ऑल रियल एक्सेप्ट 0। डोमेन लिख लेते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल एक्सेप्ट 0। क्योंकि यहाँ पर x की जगह हर एक रियल नंबर रख सकते हो, पर बस x की जगह 0 मत रखना। ठीक है, नहीं तो ये 1/0 आ जाएगा, नॉट डिफाइंड होता है वो। ये डोमेन आ गया। अब रेंज निकालने का तरीका क्या होता है? आप ऐसे लिखो y इज इक्वल टू 1/x, और यहां से ये लिखो कि x कितना है? 1/y। अब सोचो, क्योंकि x जो है वो रियल नंबर है, तो यहां पर y की जगह क्या क्या रखा जा सकता है ताकि ये नंबर रियल आए? तो किस नंबर का रेसिप्रोकल रियल होता है? हर एक नंबर का रेसिप्रोकल रियल होता है एक्सेप्ट 0। तो y की जगह आप यहाँ पर सब कुछ रख सकते हो, बस 0 नहीं रख सकते। तो y की जो वैल्यूज होती है वही रेंज होता है, तो y की जगह ये सब रख सकते हो, तो वही वैल्यूज हैं वो y का या फंक्शन का रेंज हो गई। तो y का वैल्यू आया ऑल रियल एक्सेप्ट 0, है ना, और यही फंक्शन का रेंज हो गया। ठीक है, तो यहां तक अपन ने कर लिया। शो दैट फंक्शन इज डिफाइंड बाय 1 एंड ऑन2 कर लिया अपन ने। 1 के लिए क्या करेंगे? 1 को चेक करने के लिए करना होता है f(x1) इज इक्वल टू f(x2), और उसका सोल्यूशन केवल क्या आना चाहिए? x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं अपन 1 के लिए f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ये लिखा अपन। f(x1) हो जाएगा 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। यहां से आ रहा है x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, सही है। तो यहां से एक ही चीज आई कि x1 और x2 बराबर होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? 1 1। ठीक है, लिख लो इंप्लाइज 1 1। ठीक है, अब तक अपन ये दोनों पार्ट कर चुके हैं, 1 1 और 2। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन r इज रिप्लेस्ड बाय n विथ को डोमेन बीइंग सेम एज r माइनस। अब जो फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन किया गया, f और उसके डोमेन में रखे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और को डोमेन में रखा r स्टार। ठीक है,
हाँ अब बताओ क्या रिजल्ट ट्रू होगा? क्यों? डोमेन में नेचुरल नंबर है ना, तो अभी ये क्या हो गया? डिस्क्रीट हो गया, अपने को एक एक करके रखना पड़ेगा। ठीक है, या ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हो या कुछ डायरेक्ट बोलना चाहते हो तुम कि हाँ ये नहीं हो सकता तो इसलिए सब ऑन तो होगा ही नहीं, उसकी कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, नेचुरल नंबर। बिल्कुल सही, यही है ना, क्योंकि आप सोचो ना 1/x में अगर आप नेचुरल नंबर रख रहे हो x की जगह, तो क्या ये नंबर नेगेटिव आ सकता है क्या? नहीं, तो नेगेटिव नंबर तो रेंज में हुए ही नहीं। ठीक है, लिख लो 1/x इज ग्रेटर देन 0, नेगेटिव नंबर नॉट इन रेंज, नेगेटिव नंबर्स नॉट इन रेंज implies range is not equal to कोडोमेन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या नहीं हुआ, ये फंक्शन जो है ऑन टू नहीं हुआ। ठीक है ना, नॉट ऑन टू। अच्छा 1 के बारे में, 1 के बारे में क्या कह सकते हो? 1 तो हो जाएगा, क्योंकि ये लिखेंगे 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, ये आ जाएगा 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, x1 इज इक्वल टू x2, तो कितना आ गया 1 में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है भैया, फंक्शन जो है 1 है पर ऑन टू नहीं है। तो इज इट ट्रू, इसने पूछा है इफ द फंक्शन इज रिप्लेस n विद कोडोमेन बीइंग, इज द रिजल्ट ट्रू? नहीं, ये रिजल्ट ट्रू नहीं होगा क्योंकि ऑन टू नहीं रहेगा। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी यानी कि 1 और ऑन टू चेक करना है अपने को। तो बताओ n to n है, ये ध्यान रखा करो हमेशा, फंक्शनल रिलेशन पर मत जाया करो, हमेशा ये भी ध्यान रखो कि डोमेन में क्या है और कोडोमेन में क्या है। तो बताओ, पहले ऑन टू चेक कर लिया करो, रेंज निकालना बहुत आसान होता है। हाँ तो बताओ y का वैल्यू ऑन टू है कि नहीं है? पहला वाला ऑन टू है। अरे कहां से ऑन टू है? माइनस हो जाएगा, क्या बोलो, ऑन टू क्यों नहीं है? कोई रीजन बताओ। वो तो सही बात है, पर कोई रीजन तो दो कि देखो ये नंबर जो है रेंज में नहीं है, ये नंबर रेंज में नहीं है। अरे इसका रेंज निकालो, इसमें x की जगह 1 रखा, रेंज क्या आया 1, x की जगह 2 रखा, कितना आ गया 4, x की जगह 3 रखा, कितना आ गया 9 डैश डैश डैश। देख रहे हो, ये आया इस फंक्शन का रेंज। तो क्या ये जो सेट है क्या वो नेचुरल नंबर के सेट के बराबर है? नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉट ऑन टू। ठीक है ना, तो लिख लो यहां पर, लिख देना है यहां पर कि रेंज इज दिस, रेंज ये, परंतु ये क्लियरली दिख रहा है कि कोडोमेन के बराबर नहीं है, नॉट ऑन टू, तो इसका मतलब नॉट सब्जेक्टिव। ठीक है, हाँ अब आगे बताओ 1 के लिए बताओ। है 1 है, हाँ है ना 1, सही बात है। भाई आप ये सोचो कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, ठीक है, और x की जगह आप क्या रख रहे हो? केवल नेचुरल नंबर। तो जब आप सॉल्व करोगे ना, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है, तो यहां से क्या आएगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। फिर आप इसके फैक्टर लिखोगे x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2, सही है, ऐसा लिखोगे। और क्योंकि दो नेचुरल नंबर्स का सम 0 हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये तो 0 होगा नहीं, तो डेफिनेटली केवल एक ही बात हो सकती है, और वो बात क्या है? x1 इज इक्वल टू x2। समझा था ना, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 का आंसर केवल क्या आना चाहिए? x1 इज इक्वल टू x2, तब 1 होता है। तो सही है, ये 1 आ गया। तो ये फंक्शन जो है वो क्या है? इंजेक्टिव है पर सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, हाँ अब सेकंड पार्ट बताओ, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। सेकंड बिट z टू z का मतलब क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ क्योंकि इसकी रेंज ऑल पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, इसका रेंज और कोडोमेन बराबर। सही है, सेकंड के लिए बिल्कुल सही बोला तुमने, सेकंड के रेंज में नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, तो यहां पर लिख दो रेंज हैज नो नेगेटिव इंटीजर्स, range has no negative integers, that's why codomain not equal to range implies not surjective।
नॉट सर्जेक्टिव। लिखिए यहां तक, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने सर्जेक्टिव की बात कर ली, अपन इंजेक्टिव की बात करते हैं। बताओ इंजेक्टिव है कि नहीं है ना? क्योंकि अपन अगेन यही लिखेंगे अपन, है ना। और क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 0। सही है, दो इंटीजर्स का सम तो 0 हो ही सकता है ना। तो बोल दो यहां पर, है ना, कि फंक्शन का वैल्यू 1 पर जो है 1 आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू -1 पर 1 आ रहा है, इंप्लाइज मेनी 1 या नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, ठीक है। चाहे इस तरह से बोल दो, चाहे डायरेक्ट दिखा दो, एक वैल्यू दिखानी होती है अपने को। कोई दो एलिमेंट्स के लिए सेम इमेज बता दो तो फंक्शन क्या हो गया, मेनी 1 हो गया। ठीक है, तो अपन ने 1 और -1 का इमेज सेम दिखा दिया। हाँ, अब ये थर्ड वाला ऑन टू है, गलत है। अरे भाई रेंज जो है आर कहां आ रहा है, रेंज तो 0 से इनफाइनाइट होगा ना। अरे स्क्वायर फंक्शन है ना, रेंज में अगेन क्या है, नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। तो लिख लो रेंज डज नॉट कंटेन्स नेगेटिव नंबर, तो क्या हो गया, नॉट सर्जेक्टिव। रेंज निकालना तो बहुत आसान होता तुम। हाँ, 0 से इनफाइनाइट आया यहां तो, ठीक है। रेंज आया 0 से इनफाइनाइट, तो दिख ही रहा है मेरे को तो स्क्वायर तो पिछले टर्म क्या हो, पिछले साल अपन ने किया था अच्छे से, है ना। तो रेंज है 0 से इनफाइनाइट, तो इस वजह से रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, नॉट सर्जेक्टिव आ गया। अब बताओ 1 1 है कि नहीं है, नहीं है। अपन ने अभी भी एनसीईआरटी में तो इलस्ट्रेशन था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, x1 प्लस x2 भी आ रहा है ना, x1 प्लस x2 0, इसका मतलब नॉट 1 1, नॉट इंजेक्टिव। 1 और -1%। हाँ, 1 और -1 सेम है। यहां पर बोल दो, कैसे बोल दो, ठीक है। ये बेसिकली लिखना होगा अगर अपने को 4 नंबर का क्वेश्चन आए तो अपन ये वाली चीज लिखेंगे, ठीक है। हाँ, अब अपन फोर्थ पार्ट पर आ गए, n to n f इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो पहले बताओ कि ये ऑन टू है क्या? नहीं। हाँ, रेंज बताओ इसका। रेंज रियल रियल? तो अरे नेचुरल नंबर रख रहे हैं इसके अंदर इनपुट में। अच्छा, नेचुरल नंबर। मैं बार बार बोल रहा हूं तुम्हें कि भाई ये ध्यान दो ना कि यहाँ पर ये डोमेन और को डोमेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसी के बेस पर तो डिसाइड करेंगे। हाँ, रेंज बताओ। 1 9 9 1 8 हाँ 1 8 27। हाँ, ठीक है, डैश डैश डैश, ठीक है ना, ये रेंज है। तो इसमें रेंज में क्या 2 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो लिख लो रेंज इज नॉट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नॉट सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव आया क्या, नहीं आया। अच्छा, अब जो है 1 1 की बारी, बताओ। तो अपन ने लिखा f of x1 इज इक्वल टू f of x2, ठीक है। यहां से कितना आया, x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। यहां से कितना आया, x1 माइनस x2 मल्टीप्लाइड बाय x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर इज 0, ठीक है यार। अब सोचो, अगर x1 x2 नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या होगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल इंटू नेचुरल क्या होगा, नेचुरल। नेचुरल का स्क्वायर अगेन नेचुरल। नेचुरल प्लस नेचुरल क्या होगा, नेचुरल। तो ये नंबर तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो केवल एक ही बात हो सकती है कि x1 और x2 बराबर आए, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से केवल एक ही रिजल्ट आ रहा है, x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि क्या आ गया, 1 1। तो ये फंक्शन 1 1 है पर ऑन टू नहीं है। हाँ बालक, अब ये बताओ। रेंज निकालो। हाँ, रेंज निकालो, कितना आएगा, 0 -1 सही है। 8। अरे ऐसे एक दो एलिमेंट लिख के बता दो ना। 0 आएगा, 1 आएगा, 8 आएगा, है ना, -1 आएगा, -8 आएगा, एंड डैश डैश, ऐसे आएंगे रेंज, ठीक है। तो क्या रेंज में 2 आया क्या, नहीं। 3 आया, नहीं आया। रेंज कंटेन्स परफेक्ट क्यूब्स, ठीक है ना, रेंज कंटेन्स परफेक्ट क्यूब, हेंस नॉट इक्वल टू एंटायर सेट, है ना। रेंज इज नॉट कंप्लीट सेट, इट ओनली कंटेन्स क्यूब्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो क्यूब्स ऑफ इंटीजर्स में ये होते हैं, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 6 7 ये नहीं आएगा।
ठीक है, अब बताओ क्या ये 1 1 होगा क्या? 1 1 है ये? x1 होगा x2 से सही बात है ना, ये क्या आएगा? 1 1 आएगा। तो कुछ बताओ तो कैसे, क्या लिखोगे? यही लिखोगे? इंटीजर का स्क्वायर। हाँ हाँ बोलो। ये सब इंटीजर ही है। इंटीजर का स्क्वायर प्लस इंटीजर का स्क्वायर प्लस इंटीजर का स्क्वायर क्या होगा? इंटीजर। तो इंटीजर कभी जीरो नहीं हो सकता, सही है ना? ये कैसे प्रूव किया कि इंटीजर कभी जीरो नहीं हो सकता? इंटीजर तो कुछ एक इंटीजर ऐसे होते हैं ना जो जीरो होते हैं। हाँ जीरो। हाँ तो कैसे? x1 x2 को जीरो हो गया, जीरो क्या है? ये आपको ये प्रूव करना है कि इस इक्वेशन का, अगर तुम कह रहे हो कि ये फंक्शन जो है 1 1 है, तो तुम्हें ये साबित करना होगा कि यहां से अपन एक ही टिप्पणी दे सकते हैं, उसका नाम क्या है? x1 = x2। इसके अलावा कुछ और रिलेशन नहीं होगा x1 x2 में। हाँ तो बताओ कैसे? x1 जीरो रखेंगे। बेसिकली तुम्हें ये प्रूव करना है, कि जो क्वांटिटी है ना, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। x1 x2 अगर इंटीजर है, ये कभी जीरो नहीं हो सकती, ये प्रूव करना है। सही बात है ना? हाँ बोल, तुम कुछ कह रहे थे। x1 अगर जीरो ले लेंगे, x2 तो कुछ होगा इंटीजर कोई। ऐसे तो फिर तो ढूंढते रहोगे संसार भर में, नहीं? पूरी दुनिया में तो बहुत सारे इंटीजर होते हैं। ये साबित करना है x1 x2 कोई भी इंटीजर ले लो, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, हाँ मैं बताता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर बनाया अपन ने, है ना? यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बताया, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? x1 प्लस x2 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे आया ये? a स्क्वायर 2 इंटू दिस कितना आ गया? ab, है ना? इस तरह से अपन ने ये वाली चीज को क्या सोचा? परफेक्ट स्क्वायर बनाया। ये अपन जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना। अच्छा, फिर बाकी क्या बचा? बाकी यहां पर साइड में लिखा था x2 का स्क्वायर, और ये बनाने के लिए अपन ने क्या किया? माइनस x2 का स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ऐसा कर दिया। अभी कितना आ रहा है? x1 प्लस x2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बाय 4 x2 का स्क्वायर, है ना? ये बन रहा है। तो अब ये पूछना है अपने को कि क्या ये क्वांटिटी कभी जीरो हो सकती है क्या? हाँ, हो तो सकती है, जब x1 = x2 = 0 हो जाए, क्योंकि भाई दो नंबर है, उनका स्क्वायर जीरो, तो ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए। और ये जीरो कब आएगा? जब x2 0 और x2 0 होने के बाद x1 0, तभी तो आएगा ये। अगर x2 0 है तो x2 0, तो इसका स्क्वायर 0 मतलब x1 0। और x1 और x2 ये कब 0 आया? ये 0 तब आया जब x1 x2 दोनों बराबर हो, और किसके बराबर हो? 0 के। वो तो यहां से आ ही रहा है। ठीक है ना? इसके अलावा कुछ और आया है क्या? नहीं, x1 = x2 के अलावा कुछ और नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब सही है। ये वाली चीज 0 का मतलब क्या हुआ? x1 = x2 इंप्लाइज 1 1। ठीक है, तो ये फंक्शन कितना आ गया? 1 1 आ गया। ठीक है, लिख लेना अच्छे से ना कि ये वाली क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अपन अगले क्वेश्चन पर आ गए। थर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 1.2 का। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन R2R गिवन बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। हाँ भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज बताओ क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज क्या होता है? सेट्स ऑफ इंटीजर। सही है, सेट ऑफ इंटीजर्स लिख लो। रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना? ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है भाई, तो क्या सेट ऑफ इंटीजर्स जो है, क्या वो रेंज, क्या ये रेंज r के बराबर हुआ? नहीं, सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट इक्वल टू ऑल रियल, है ना? क्योंकि हाफ, माइनस हाफ, 3/2 ये सब जो नंबर है वो आए नहीं, केवल 1 -1 0 -1 2 3 4 ये सब आए, इंटीजर आ रहे हैं केवल। सेट ऑफ इंटीजर आर नहीं होता। हाँ, अब मैनी वन के लिए तो एक कोई दो एलिमेंट बोल दो कि कौन से दो नंबरों का ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम आएगा, बता दो। ऐसे ही कौन से दो नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम होगा?
0 से लेकर 1 तक सबका ही सेम आएगा। हाँ, तो कोई दो बताओ तुम तो मेरे को। 0.1 ले लो और 1 ले लो अरे 0 ले लो और 1 ले लो। 0.1 ले लो, हाफ ले लो। चलो, हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? सेम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मैनी वन। बस ये एग्जांपल लेकर के बोल दो, नॉट 1 1 या मैनी वन। एफ ऑफ 0 0 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का, और एफ ऑफ हाफ 0 होता है। शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन f r2r given by f is equal to mod x is neither 1 1 nor on 2। mod x का रेंज क्या होता है? 0 से इनफाइनाइट। हाँ, ठीक है ना, लिख लो mod x का रेंज है, रेंज ऑफ mod x इज 0 से इनफाइनाइट। तो क्योंकि ये r नहीं है, 0 से इनफाइनाइट जो है इज नॉट इक्वल टू r, इंप्लाइज नॉट ऑन टू। ठीक है, ये हो गया। और क्या? 1 1 के लिए बता दो कोई दो नंबर। 1 और 1 हाँ बिल्कुल, 1 और -1 का मॉड जो है वो सेम आएगा, इंप्लाइज नहीं या नॉट 1 1। अच्छा, अब शो दैट दिस इज नाइदर 1 1 नॉर मॉड एक्स इज एक्स। हाँ, तो ये मॉड एक्स की परिभाषा दे रखी है उसने ना, वो अपन जानते हैं, 11th क्लास में पढ़ा था अपन ने। ग्राफ से भी बता सकते हो, है ना, ग्राफ से बता सकते हो। शो दैट द सिग्नम फंक्शन इज गिवन बाय इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। हाँ भाई, इसका रेंज बताओ सिग्नम फंक्शन का। 1 0 -1। शाबाश, ये अपन ने पढ़ रखा है पिछले साल। रेंज है 1 -1 0। तो ये क्या ये नंबर R आएगा? नहीं, इसमें तो 3 ही एलिमेंट है। दिस इज नॉट इक्वल टू R, तो इसका मतलब हो गया फंक्शन नॉट ऑन टू। ठीक है, नॉट ऑन टू। हाँ, और मैनी वन है। रियल नंबर ले लेंगे, पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लो, 1 पर 2 पर सब जगह पर 1 ही आएगा। फंक्शन का वैल्यू जो है 1 आ रहा है ना, पॉजिटिव के लिए हमेशा 1 है। ठीक है, तो कितना आ गया? नहीं 1। ए दे रखा है, बी दे रखा है, एंड लेट एफ इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है भाई, शो दैट एफ इज 1 1। एफ 1 1 शो करना है। 1 1 कैसे शो करोगे? सिंपल है, तो एलिमेंटल है, और आसान है भाई। 1 1 के लिए क्या करना होता है? ये शो करना होता है कि कोई भी दो एलिमेंट्स का इमेज जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो देखो f of x1 इज इक्वल टू f of x2 लिखा अपन ने। फंक्शन का वैल्यू दो जगहों पर सेम है, मान लो। क्या ऐसा है क्या कहीं पर? कोई ऐसी दो जगह है क्या जहां पर आउटपुट सेम आ रहा है क्या? आउटपुट क्या है? 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, तो ये तो है ही नहीं कहीं, तो इसका मतलब क्या है? 1 1। ठीक है, लिख लो 1 1। f of x1 is not equal to f of x2 for all x belonging to, for all x1 x2 belonging to 1 2 3। 1 2 3 से आप कुछ भी ले लो, f of x1 f of x2 बराबर नहीं आ रहे हैं, इंप्लाइज 1 1। ठीक है, सिंपल। या ऐसे बोल दो, एक लाइन बोल दो कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट फंक्शनल इमेजेस, 1 2 3 हैव डिफरेंट इमेजेस इन B। क्या लिख लो? 1 2 3 हैव डिफरेंट इमेजेस इन B, हेंस 1 1। 1 2 3 हैव डिफरेंट इमेजेस इन B, ठीक है, डिफरेंट इमेजेस इन बी, हेंस 1 1। और क्या बोला है? शो दैट एफ इज 1 1। तो बताओ भाई, ऑन टू है क्या है? ऑन टू है क्या? नहीं है क्या? नहीं ना, हो भी नहीं सकता। हो सकता है क्या? हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर डोमेन में 3 एलिमेंट है और को डोमेन में 4 है, तो कभी ऑन टू आ सकता है क्या? आ ही नहीं सकता, क्योंकि 3 एलिमेंट की मैपिंग आप ज्यादा से ज्यादा 3 एलिमेंट के साथ करा पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा, वो भी ज्यादा से ज्यादा। एक एलिमेंट तो मुझे छूट ही जाएगा, तो ये फंक्शन क्या आ गया? ऑन टू। आप आंख बंद करके बिना इन ऑर्डर्ड पेयर्स के देखे केवल यहीं से बोल सकते हो कि ए टू बी जो भी फंक्शन होगा वो ऑन टू आएगा, क्योंकि सॉरी ऑन टू नहीं आएगा। ठीक है ना?
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। भी चेक करना है वेदर फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। 1 1 कोई 1 1 ऑन टू चेक करना है, अगर 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाएगा तो बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। जस्टिफाई योर आंसर। तो 1 1 पहले चेक कर लेते हैं। हाँ सही है। तो एफ ऑफ x1 लिखा अपन ने, इसको बराबर किया अपन ने एफ ऑफ x2 के। यहां से आ रहा है 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। यहां से क्लियरली दिख रहा है x1 इज इक्वल टू x2। यहां से अपन बोल सकते हैं 1 1। ठीक है, फंक्शन आ गया 1 1। हाँ आगे रेंज निकालो। लीनियर का रेंज क्या होता है? r होता है। वैसे आप लिखना चाहो तो लिखो 3 माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। यहां से क्या करो, x को घेर लो, तो कितना आ गया 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4x। यहां से कितना आ गया 3 माइनस वाई बाई 4 इज इक्वल टू x। ठीक है यार, यहां तो ठीक है। अब सोचो y क्या क्या हो सकता है कि 3 माइनस वाई बाय 4 जो है रियल हो। क्या क्या रख सकते हैं यहां पर y की जगह कि 3 माइनस वाई बाय 4 रियल है, कोई भी रियल रख दो। ये क्वांटिटी रियल, 3 माइनस वाई बाय 4 इज रियल व्हेन y इज एनी रियल, तो इसका मतलब रेंज इज r। वो स्टेटमेंट लिख लेना 3 माइनस वाई बाय 4 इज रियल, हेंस y इज रियल। ठीक है ना, y इज रियल। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या आ गया, एक तो 1 1 आ गया और एक ऑन टू भी आ गया, है ना, क्योंकि रेंज और कोडोमेन क्या है सेम। तो ये क्या है, बाइजेक्टिव है। लिख लेना ना, ये पहला फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है। सेकंड के बारे में बात करते हैं। सेकंड तो खटाखट दिख रहा है, 1 और -1 पर क्या आएगा, सेम। कितना आ गया, मेनी 1। ठीक है, और रेंज बता दो इसका। रेंज भी बहुत आसान है भाई, स्क्वायर फंक्शन का रेंज कितना होता है, 0 से इनफाइनाइट। उसमें आपने 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 1 से इनफाइनाइट। चाहे ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, y इज इक्वल टू कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y माइनस 1 का रूट, ठीक है, ये आएगा x। तो y की किस वैल्यू के लिए रूट ऑफ y माइनस 1 रियल है, y 1 या 1 से ज्यादा के लिए अंडर रूट y माइनस 1 रियल आएगा। ठीक है, तो y कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चाहे यहां से बोल दो चाहे ऐसे बोल दो, दोनों बातें सेम है, ये या ये, है ना। रेंज इज 1 से इनफाइनाइट। तो क्या 1 से इनफाइनाइट r होता है क्या, नहीं, है ना। इसका मतलब क्या आ गया, नॉट ऑन टू। तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। बाइजेक्टिव का तो सवाल ही नहीं उठता। एट्थ क्वेश्चन, A B B sets show that f A cross B to B cross A such that this is bijective function. f A B is equal to B A is bijective. अब ये शो करना है कि ये बाइजेक्टिव होगा। तो पहले ऐसा करो ना, A क्रॉस B और B क्रॉस A लिख लो, A B B सेट्स है, ठीक है, सच दैट f A B is equal to B A is bijective function। ये फंक्शनल रिलेशन को इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे मान लो A क्रॉस B लिखा है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपन ऐसा करते हैं, A सेट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 1 2 है, और B सेट मान लेते हैं ABC है। ये तो मैं तुम्हें सवाल को समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, इसकी जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है ना। अपन फाइनली जो प्रॉपर आंसर होगा वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर अच्छे समझाने के लिए लिख रहा हूं। A 1 2 है, B A B C है, तो A क्रॉस B बताओ कितना हुआ। A क्रॉस में कितने एलिमेंट आएंगे, देखे थे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आते हैं, 6। पिछली क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में। तो A क्रॉस B के एलिमेंट लिखवाओ, 1A 1B 1C और 2A 2B और 2C। ठीक है ना, ये A क्रॉस B क्रॉस A भी लिख लोगे। B क्रॉस A हो जाएगा, कितना हो जाएगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2।
ठीक है ना, ये आएगा बी क्रॉस ए। हाँ अब भाई ये क्या कह रहा है, इसको समझो। ये कह रहा है फंक्शन में अगर हम कोई इनपुट डालते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी, तो आउटपुट क्या आता है, बी क्रॉस ए आता है। ठीक है, ए बी अगर डाला तो आउटपुट क्या आया, बी ए, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट क्या उल्टे हो जाते हैं। हाँ तो ठीक है। अच्छा तो बताओ, पहले तो ऑन टू चेक करते हैं, इस फंक्शन का रेंज जो है, इस फंक्शन का जो रेंज है वो क्या बी क्रॉस ए के बराबर आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है ना। क्यों? आउटपुट क्या होता है, ए बी का आउटपुट होता है बी ए, और ए क्रॉस बी अगर इनपुट है, इनपुट अगर यहां से ले रहे हैं तो आउटपुट कितना हो जाएगा, बी क्रॉस ए के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लिख लो फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी, जो जो ए बी जो है ए क्रॉस बी में लाई कर रहे हैं, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, बी कॉमा ए जो है बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, तो जितने भी आप इनपुट डालेंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए, तो जितने इनपुट हैं उतने आउटपुट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ गया, वो 1 1 आ गया, लिख लो फॉर एवरी ए बी आउटपुट इज यूनिक बी ए, आउटपुट यूनिक होगा, हर एक ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट यूनिक ऑर्डर्ड पेयर बी ए ही होगा। ठीक है ना, वैसे फंक्शनल फॉर्म में लिखना चाहो तो फंक्शनल फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 चेक करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसमें अपने को क्या चेक करना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर कोई ऑर्डर्ड पेयर डाला अपन ने ए बी, ठीक है, और फंक्शन में अपन ने कोई डाला ऑर्डर्ड पेयर a1 b1, ठीक है, ये डाला, तो फंक्शन में अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी डाला तो फंक्शन आउटपुट क्या देता है, बी, और फंक्शन में अगर ऑर्डर्ड पेयर ए डाला तो कितना आएगा, b1 a1, और दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं, इसका मतलब क्या होता है, पहला नंबर पहले के बराबर एंड साथ के साथ दूसरा नंबर दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां से आंसर क्या आ रहा है, यहां से आंसर आ रहा है x1 इज इक्वल टू x2 ओनली, यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर बराबर आएंगे। ठीक है ना, तो यहां से अपन कंक्लूड कर सकते हैं a कॉमा b इज सेम एज a1 b1, तो यहां से क्या आ गया 1 1, ठीक है, जो कि मैं वहां पर बोल रहा था यूनिक ऑर्डर्ड पेयर का अगर पहला और दूसरा एलिमेंट इंटरचेंज करोगे तो यूनिक आएगा, यहां से बोल दो। और बाकी तो बता ही दिया अपन ने, है ना, ऑन टू तो अपन पहले ही बता चुके हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस ए में कितने होंगे, जितने ए क्रॉस बी के अंदर है। नाइन्थ क्वेश्चन, एफ एन टू एन बी डिफाइंड एज एफ एन इज इक्वल टू n plus 1 by 2 by 2, n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even. State whether f is bijective, justify your answer. पहले अपन क्या करें, रेंज निकाल लेते हैं। ठीक है, निकालो रेंज, रेंज फ्रॉम फर्स्ट ब्रांच, रेंज फ्रॉम फर्स्ट ब्रांच। बताओ भाई, n ऑड रखा, 1 रखा तो कितना आ रहा है, 3 रखा तो कितना आ रहा है, 4, 5 रखा तो 5/3, n इज ऑड, ऑड है ना, 1 रखा, 3 रखा, 5 रखा, 7 रखा, ठीक है ना, ये आ गए सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ गए। ठीक है, और n इज इवन, रेंज फ्रॉम सेकेंड ब्रांच, रेंज फ्रॉम सेकेंड ब्रांच बताओ, इवन है ना, तो कितना आ जाएगा 1, और क्या आएगा 3, ठीक है ना, ऐसा। हाँ, तो रेंज क्या आ गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, इन दोनों का यूनियन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
है ना, इसको लिख लो, ए लिख लो, इसको बी लिख लो। कंप्लीट रेंज इज ए यूनियन बी, और ये आया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हेंस ऑन टू, फंक्शन ऑन टू है। हाँ, अब क्या 1 1 है क्या? ऐसे डायरेक्ट ही दिख रहा है ना, दो नंबरों का आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ऐसे दिख गया है ना कि फंक्शन में अगर इसमें 1 रखा और इसमें 2 रखा तो 1 और 2 पर वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। थोड़ा जस्टिफिकेशन के लिए f of x1 इज इक्वल टू f of x2 लिख लो, f of x1 इज इक्वल टू f of x2। तो अगर अपन सेम ब्रांच से लें, पहली वाली ब्रांच से, यानी कि x1 x2 दोनों ऑड है, तो केस लिख लेना x1 x2 ऑड, बोथ ऑड, तो कितना आ जाएगा, x1 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू x2 प्लस 1 बाई 2। यहां से क्या आया, x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि पहली ब्रांच क्या होगी, 1 1 होगी। ठीक है, सेकेंड केस x1 x2 क्या है, इवन, इवन के लिए क्या हो जाएगा, x1 बाई 2 इज इक्वल टू x2 बाई 2, यहां से आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, थर्ड, हाँ एक अपन पहली ब्रांच से ले लेते हैं क्योंकि अपने को तो दूर से ही दिख रहा है, तो अपन x1 बिलोंगिंग टू ऑड एंड x2 बिलोंगिंग टू इवन, ठीक है ना, ये लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, x1 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई 2। क्या ऐसा हो सकता है क्या, ऑड और इवन x1 प्लस 1 x2 आ सकता है क्या? हाँ, आ सकता है ना। x1 अगर अपन 1 ले लें, x2 2 ले लें, तो यहां से लिख लो, एक सॉल्यूशन है ये, तो और भी बहुत सारे आएंगे। ठीक है, एक और ऑर्डर्ड सॉल्यूशन हो सकता है क्या, x1 3 और x2 कितना हो जाए, 4। ठीक है, सही है, तो कितना आ गया, मैनी 1 आ गया। बोल दो फंक्शन का वैल्यू, जो अपन ने x की जगह रखा 1 और फंक्शन का वैल्यू 2, दोनों पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, हेंस मैनी 1। इस क्वेश्चन का आंसर है ना, सवाल के नंबर के बेस पर देना। ठीक है ना, अगर एक नंबर का ही सवाल हो तो बोल देना f of 1 और f of 2 जो है बराबर आ रहे हैं, और अगर हाँ 4 नंबर का हो तो फिर इतना ये बताना पड़ेगा अपने को अच्छे से कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2 ऐसे आया है 1 1 से। A is all real except 3, B is all real except 1. Consider the function a to be defined by f is equal to x minus 2 upon x minus 3. Is f 1 1 and on to justify your answer? 1 1 and on to रेंज निकाल लेंगे। हाँ, तो ऑन टू पहले कर लेते हैं फिर, है ना। तो y बराबर कर दिया x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, तो इसको उधर ले गए, कितना आ गया, y इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। यहां से अपन ने x लिख लिया, x आ रहा है 3y माइनस 2। ठीक है, और 3y माइनस 2 अपॉन x किससे मल्टीप्लाइड है, y माइनस 1 से। ठीक है यार, अब अपने को सोचना है ये नंबर रियल होना चाहिए, तो ये नंबर बस रियल कब नहीं है, बस y 1 न हो जाए, है ना, ये हमेशा रियल है, बस y 1 न हो जाए, क्योंकि रियल माइनस 2 कितना होगा, रियल, रियल अपॉन रियल क्या आता है, रियल, बस एक्सेप्ट की रियल जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इज रियल लिख लेना, इज रियल फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r एक्सेप्ट 1, ये हमेशा रियल है। ठीक है, तो को डोमेन के बराबर आ गया, y का वैल्यू यानी कि ऑन टू है, रेंज इज इक्वल टू को डोमेन ऑन टू। आगे 1 1 के लिए क्या करेंगे, हाँ f of x1 इज इक्वल टू f of x2 कर लो, तो वहां से आ रहा है x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। ठीक है, फिर अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो x1 x2 कटते हुए दिख गए, माइनस 2 x2 और चलो लिख लेते हैं
x1 minus 2 multiplied by x2 minus 3 is equal to x2 minus 2 x1 minus 3। ठीक है, तो ये आ रहा है x1 x2 minus 2 x2 minus 3 x1 plus 6 is equal to x1 x2 minus 2 x1 minus 3 x2 plus 6। ये और ये कट जाएगा, x1 x2 कट जाएगा, 2x2 और 2x1, तो 2x2 और 3x2 कितना हो जाएगा, x2 लेफ्ट साइड, x1 और ये से आ जाएगा x1 राइट साइड। तो केवल यही आ रहा है, सही है। तो कितना आ गया, 1 1। तो फंक्शन 1 1 ऑन 2 है ना, बाइजेक्टिव है। ठीक है, इलेवेंथ क्वेश्चन पर आ गए अपन। एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑन तो नहीं है, इसकी रेंज में नेगेटिव नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहा। सही है। 1 1 चेक करना नहीं, 1 1 चेक करना। हाँ बताओ 1 1 है कि नहीं है। अरे शायद हटा दो वहां से, नहीं है, रीजन बताओ। फैक्टर कर लेंगे इसके जो x स्क्वायर। अरे फैक्टर करने की जरूरत है, ऐसे ही एक एलिमेंट बता दो तुम तो। क्या, अरे 1 1 के लिए क्या देखते हैं, कोई 2 नंबर बता दो जिनका आउटपुट सेम आ जाए। अरे इतनी देर से कर रहे हैं 1 और -1 1 और -1, तो 1 और -1 पर वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। 1 की पावर 4 और -1 की पावर 4 क्या होगा, सेम। लिख लो f ऑफ 1, ये भी 1 आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू -1 पर ये भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैनी 1। और रेंज जो है वो कितना हो जाएगा, r नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव नहीं आएंगे, तो कितना हो गया, मैनी 1 × 2। ठीक है, मैनी 1 है और ऑन 2 भी नहीं है ना, इधर मैनी 1 तो आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ 12th f इज इक्वल टू 3x। हाँ भी बताओ, तो रेंज बताओ, रेंज कितना आएगा, रियल आ जाएगा, है ना, क्योंकि y/3 जो है वो हो गया x, और y क्या क्या हो सकता है, ऑल रियल हो सकता है ताकि x रियल आए। y/3 इज ऑल रियल, तो y रियल। ठीक है, तो ऑन 2 आ गया, और 1 1 भी है क्योंकि 3x1 इज इक्वल टू लिखोगे 3x2, तो क्लियरली दिख रहा है x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, x1 इज इक्वल टू x2।